प्रधानमंत्री ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर जवानों और वीर नारियों के प्रति प्रकट की कृतज्ञता, सशस्त्र बलों के अदम्य साहस और संकल्प को सराहा, कोष में योगदान की अपील। विधानसभा में कल पेश होगा अनुपूरक बजट, सत्र को लेकर रणनीति पर मंथन का दौर, राज्य मंत्रिपरिषद की भी कल महत्वपूर्ण बैठक। झालसा की पहल पर रांची में न्यायिक अधिकारियों को मध्यस्थता के संबंध में दिया गया विशेष प्रशिक्षण, झालसा का विवादों का मध्यस्थता से निपटारे पर जोर। और समूचे राज्य में सर्दी का सितम, अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे, गुमला, खूंटी और रांची में पारा 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़का। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर कृतज्ञ राष्ट्र जवानों के पराक्रम और बलिदान को नमन कर रहा है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस केवल एक तिथि नहीं, बल्कि वह राष्ट्रीय संकल्प है जिसमें भारत अपने सैनिकों और उनके परिवारों के साथ खड़ा होता है। आज का भारत जिस शांति, सम्मान और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे अनगिनत सैनिकों की त्याग गाथाएं छिपी हैं। उनके इसी अमूल्य योगदान का सम्मान करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1949 में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। एक ऐसा दिवस जो सेनाओं के शूरवीरों और उनके परिवारों के प्रति देश की कृतज्ञता का प्रतीक बने। 28 अगस्त 1949 को डिफेंस मिनिस्टर्स कमेटी ने निर्णय लिया कि हर वर्ष 7 दिसंबर को पूरा देश सशस्त्र सेना झंडा दिवस यानी आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे मनाएगा और वर्ष 1949 से लेकर आज तक यह परंपरा अनवरत जारी है। इस दिन का उद्देश्य सिर्फ सम्मान नहीं, बल्कि उन सैनिक परिवारों के कल्याण के लिए देश की सहभागिता को सुदृढ़ करना भी है। भारत सरकार के केंद्रीय सैनिक बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर और रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड यानी AFFDF युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों की विधवाओं यानी वीर नारियों, दिव्यांग अथवा घायल सैनिकों और पूर्व सैनिकों यानी एक्स सर्विसमैन के पुनर्वास, चिकित्सा और कल्याण के लिए समर्पित है। राज्य और जिले के सैनिक बोर्ड इस निधि को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया रक्षा मंत्रालय के अधीन संगठित, पारदर्शी और औपचारिक है। 7 दिसंबर को देश भर में छोटे से झंडे और लेपल पिन एक प्रतीक बन जाते हैं। यह संकेत हैं कि नागरिक अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, सार्वजनिक संस्थानों और सेना की इकाइयों में सम्मान कार्यक्रम, श्रद्धांजलि समारोह और फंड समर्थन गतिविधियां आयोजित होती हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस यानी राष्ट्र रक्षा के प्रहरी परिवारों के नाम भारत का नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर जवानों और वीर नारियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है। प्रधानमंत्री ने इस उपलक्ष्य में एक सोशल मीडिया पोस्ट में कुछ तस्वीरें साझा कर कहा कि हम उन वीर पुरुषों और महिलाओं के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जो अटूट साहस के साथ हमारे राष्ट्र की रक्षा करते हैं। उनका अनुशासन, दृढ़ संकल्प और उत्साह लोगों की रक्षा और राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं। उनकी प्रतिबद्धता हमारे राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, अनुशासन और समर्पण का एक सशक्त उदाहरण है। श्री मोदी ने देशवासियों से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान देने की अपील की है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर कहा कि यह दिवस हमें उन जाबाज सैनिकों के अदम्य साहस, समर्पण और त्याग की याद दिलाता है जिनकी बदौलत हमारा देश सुरक्षित और मजबूत है।
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के सिलसिले में लोकसभा में कल विशेष चर्चा होगी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा में शामिल होंगे। श्री पात्रा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 150वीं वर्षगांठ को लेकर देश भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। 1875 7 नवंबर को वंदे मातरम लिखा था। वंदे मातरम आगे चल के आनंद मठ जो उनका नॉवेल है उस नॉवेल का हिस्सा बना। सन्यासी आंदोलन को उसमें दर्शाया गया था आनंद मठ में, और उसको लेकर आज जो ये देश में सेलिब्रेशन हो रहा है, बाद में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उसे स्वरबद्ध किया। 1 वर्ष का जो सेलिब्रेशन हो रहा है, घर घर तक वंदे मातरम को पहुंचाना, वंदे मातरम के महत्व को जानना, वंदे मातरम के इतिहास को जानना और वंदे मातरम के माध्यम से देश के नींव के साथ जुड़ने का पुनः जेन जी हो चाहे हम सब पुनः ये कोशिश करें टू रीलिव द टाइम इन हिस्ट्री जिस समय हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए वंदे मातरम कहते हुए अपने खून को बहाया था। साप्ताहिक अवकाश के बाद विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही कल से दोबारा शुरू होगी। सरकार द्वारा सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा प्रश्नकाल भी निर्धारित है। गौरतलब है कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू हुआ है, जो 11 दिसंबर तक चलेगा। सत्ता पक्ष सत्र को लेकर रणनीति पर मंथन कर चुका है, जबकि भाजपा में मंथन का दौर जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद की बैठक विधानसभा की बैठक के तुरंत बाद प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। इस बैठक में विकास और जन सरोकार से जुड़े महत्वपूर्ण एजेंडों पर सहमति बन सकती है। पेशा पर भी कोई निर्णय आ सकता है। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पेशा कानून को लेकर सरकार के रुख की आलोचना की है। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जैसे ही विधानसभा सत्र शुरू होता है, पेशा कानून लागू करने के मामले में सत्ता शीर्ष में बैठे लोग नया नाटक शुरू करने लगते हैं। श्री मरांडी ने कहा कि पेशा का ड्राफ्ट तो पहले भी बन चुका है। झारखंड की जनता को भ्रमित करने का यह तरीका अब पुराना हो चुका है। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि ग्रामीणों का हक किसी माफिया और मुख्यमंत्री की जेब में नहीं जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए जनता ने हमें विपक्ष की जिम्मेदारी दी है। झारखंड हाईकोर्ट और झालसा मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के निपटारे पर जोर दे रहा है। रांची में इस सिलसिले में झालसा की पहल पर न्यायिक अधिकारियों को हाइब्रिड मोड में 40 घंटे का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सत्र की शुरुआत के मौके पर झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद भी मौजूद रहे। झालसा की ओर से बताया गया कि रांची में 56 न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दूसरा बैच 21 दिसंबर को देवघर में आयोजित होगा। पेशेंस और लोगों में ट्रस्ट पैदा करना, मीडिएशन के पास में मीडिएटर के पास पार्टिसिपेट करना, और जब ट्रस्ट होगा तभी पार्टिसिपेट करेंगे। तो ट्रस्ट को पैदा करने के लिए हम लोग, और हम जैसा बोले कि ट्रेनिंग का, थ्योरेटिकल ट्रेनिंग का जरूरत नहीं, प्रैक्टिकली सोचने का जरूरत है कि मीडिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है। हम लोग भी आम भाषा में बात करते हैं, अगर घर में पिताजी हैं, 2 भाई लड़ रहे हैं तो बोलते हैं बेटा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, दैट इज मीडिएशन। मतलब कैसे करके उसको समझाना है कि दोनों समझ आए कि मेरे पिताजी जो बोले सही बोले। वो चीज़ को डेवलप करना है जो गार्जियन, मीडिएटर को गार्जियन बनना है, नॉट एज ए ड्यूटी, कि हम कैसे समझाएं कि 2 सामने खड़े हैं, 2 लड़ रहे हैं, केस लड़ रहे हैं, वो समझ के फिर समझे कि नहीं लड़ना ठीक है। जैसे घर में गार्जियन समझाते हैं, हम लोग भी बच्चे रहे।
निलंबित आईएएस विनय चौबे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके रिश्तेदार और करीबी भी जांच के राडार पर हैं। एसीबी की टीम आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच के सिलसिले में विनय चौबे के घर पर आज पहुंची। इस दौरान उनकी पत्नी स्वप्ना संचिता से एसीबी की टीम ने अनुसंधान के सिलसिले में लंबी पूछताछ की। आय से अधिक संपत्ति मामले में पहले भी एसीबी कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है। एसीबी की कार्रवाई के क्रम में विनय चौबे के आवास पर जैप के जवानों की तैनाती दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि गोवा के अरपोरा में हुई आग दुर्घटना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। ईश्वर करे कि घायल जल्द से जल्द स्वस्थ हों। मैंने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी से स्थिति के बारे में बात की है। राज्य सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भी गोवा अग्निकांड की घटना को अत्यंत दुखद और पीड़ादायक बताया है। उन्होंने इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोवा के नाइट क्लब में देर रात भीषण आग से कई लोगों की मौत पर दुख जताते हुए मरांगबुरु से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में रिम्स परिसर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर रांची के रिम्स परिसर में अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान जारी है और इसी के तहत बरियातू के चांडिल स्कूल मैदान में भी बड़े स्तर पर अतिक्रमण मुक्त अभियान चला। आपको बता दें कि इसके तहत करीब 70 झुग्गी झोपड़ियों को हटाया गया है जो कि रिम्स परिसर की जमीन पर अवस्थित थे, बनाए गए थे। अवैध रूप से उन कब्जों को हटाने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो रिम्स के जो गेट था वहां से लेकर ट्रामा सेंटर तक भी बड़े स्तर पर ठेले खोमचे लगाए जाते थे और उन्होंने अपने स्तर से ही प्रयास करके उन ठेले खोमचों को हटाया और वो परिसर भी अब अतिक्रमण मुक्त हो चुका है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि जो इस तरह के अन्य परिसर हैं जहां पे अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण किया है उसे भी हटाने का प्रयास किया जा रहा है प्रशासन की ओर से। सहयोगी राज मनोहर के साथ मैं प्रणब बोध, डीडी न्यूज रांची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लेह में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO प्रोजेक्ट के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि BRO ने सामाजिक चेतना के निर्वाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए बुनियादी संरचनाओं की बेहद जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से ही ऑपरेशन सिंदूर सफल हो पाया। आप देखिए कि सीमावर्ती क्षेत्रों में इन इंफ्रास्ट्रक्चर के कितने फायदे होते हैं। एक तो यह हमारी आर्म फोर्सेस की मोबिलिटी को बढ़ाएगा ही, दूसरा जब भी जरूरत पड़ेगी लॉजिस्टिक्स को बहुत ही स्मूथली हमारी आर्म फोर्सेस तक पहुंचाया जा सकेगा। तीसरा, इस तरह के प्रोजेक्ट्स के चलते टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। चौथा, यहां के हमारे बहनों भाइयों को उस बढ़ते टूरिज्म से स्वाभाविक रूप से रोजगार भी मिलेगा और इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी वहां पर बढ़ेगी। और पांचवा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यहां के लोगों में डेवलपमेंट के प्रति, सरकार के प्रति, व्यवस्था के प्रति और लोकतंत्र के प्रति विश्वास भी स्वाभाविक रूप से मजबूत होगा।
जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र में पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए 4 चोरों को धर दबोचा है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग ने बताया कि इनके पास से चोरी के आभूषण और अन्य चीजें बरामद की गई हैं। उसमें जितना भी सामान चुराया गया था लगभग सभी बरामद हम लोगों के द्वारा कर लिया गया है। इसमें जो भी लोग संलिप्त थे, कुल मिलाकर के अभी तक 4 लोगों की भूमिका इसमें क्लियर कट स्पष्ट हो पाई है। उन्हीं 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हीं की निशानदेही पे हम लोगों ने जो सामान उन लोगों ने चुराया था वो भी जब्त किया है। इसके अलावा इस केस में फर्दर और भी कुछ अरेस्टिंग होने के चांसेस हैं और हम लोग आशा करते हैं कि इसमें कुछ आगे फर्दर हम लोग को रिकवरी होगी। राज्य भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। गुमला में तो सर्दी सितम ढा रही है। यहाँ न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रांची के कांके क्षेत्र में 4.4 डिग्री, खूंटी में 5, पलामू में 6.5 और लोहरदगा में न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राहत की बात यह है कि अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। 13 दिसंबर तक सवेरे के समय हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रह सकता है। हालांकि इस दौरान मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। खेल मंत्री सुदीव्य कुमार ने आज ड्रैगन बोट खेल से जुड़े झारखंड के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस सिलसिले में कुछ तस्वीरें साझा कर खेल मंत्री ने कहा कि इन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पदक हासिल किए हैं और झारखंड का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण में प्रतिभागियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। प्रतिभागी भाषाई रूप से भी समृद्ध हो रहे हैं। तमिलनाडु से आए शिक्षकों ने अपना दिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बिताया। यहाँ उन्होंने तमिल भाषा, साहित्य और कला पर हुए कई रोचक व्याख्यान सुने। इस दौरान उन्हें काशी और तमिल संस्कृति के साझा इतिहास और विरासत को समझने का मौका भी मिला। काशी और तमिल की बात नहीं है, ये संगम की बात है कि काशी और तमिल के बीच में संगम हो। तो एक तरह से हमारे जो उत्तर और भारत के बीच में जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं में इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी है। उसकी जड़ें एक हैं लेकिन ऊपर से वृक्ष अलग अलग दिखते हैं, तो ये परंपराएं साथ में जुड़ती हैं। प्रतिभागियों ने वाराणसी के स्कूलों का भी दौरा किया। उन्होंने स्कूली शिक्षा प्रणाली को नजदीक से देखा और तमिल सीख रहे बच्चों से मुलाकात कर उनकी बातें सुनी। यात्रा का सबसे भावुक क्षण था मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र का दौरा, जहां वे महामना मदन मोहन मालवीय जी के जीवन, विचारों और विश्वविद्यालय निर्माण की कहानी से रूबरू हुए। हर दस्तावेज और हर चित्र के साथ जैसे वे इतिहास से जुड़ते चले गए। अब जब मोबिलिटी बढ़ रही है, स्टूडेंट्स की भी, टीचर्स की भी, टूरिस्ट की भी, तो ये बॉन्ड और मजबूत होगा, है ना। ये तंतु जो है और गहरा होगा। तो ये आके यहाँ उनको पहली बार देखने जानने को मिलता है। छात्रों का पूरा दिन सीखने, समझने और दो संस्कृतियों के मिलन का अनोखा अनुभव रहा। तमिल प्रतिभागियों के मन में बनी ये स्मृतियां आने वाले समय में उत्तर और दक्षिण भारत के सांस्कृतिक संबंधों को और गहरा करेंगी। सेंट्रल हिंदू बॉयज वाराणसी के ये बच्चे जो हैं ये तमिल के बेसिक्स जो लैंग्वेज है उसको सीख रहे हैं और निश्चित तौर पर कोशिश ये है कि इन लोगों का रुझान तमिल सीखने की तरफ हो और काशी और तमिल के बीच का जो संगम है वो और ज्यादा प्रगाढ़ हो। उसकी शुरुआत इन नौनिहालों से हो रही है। कैमरामैन सदीप के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, वाराणसी।
समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन भूत सुविधाओं से वंचित हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां आज़ादी के 78 साल बाद भी अब तक पक्की सड़क नहीं बनी है, जिससे ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पूर्वी सिंहभूम जिले के चीरूगौड़ा से कोरोर कोचा गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क की स्थिति आज़ादी के इतने दशक बीत जाने के बाद भी नहीं बदली है। कच्ची सड़क बारिश के दिनों में पूरी तरह दलदल बन जाती है। स्कूल जाने वाले बच्चे, बीमार लोग, गर्भवती महिलाएं, हर किसी को इस रास्ते में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती, जिससे कई बार मरीजों को दिक्कत होती है। ग्रामीण बार बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पिच रास्ता का कृपया करें, कहे कि एम्बुलेंस भी आने का यहाँ बहुत दिक्कत हो रहा है। ऐसा बारिश का दिन तो आने भी नहीं खोज रहा है। अच्छा, तो पेशेंट को कैसे हम लोग हॉस्पिटल तक पहुँचा पाएंगे? ग्रामीणों ने कहा कि बरसात में तो यहाँ चलना भी मुश्किल हो जाता है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और दवाइयाँ, राशन लाने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर पक्की सड़क बन जाती तो काफ़ी अच्छा होता। कई गांव के लोग इसी रास्ते से आना जाना करते हैं। इस गांव में मुख्य रूप से सबर जनजाति और आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, जो आज भी मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। रोड जब आज़ादी के बाद नहीं बनाना बहुत दिक्कत होता है। सबसे पहले तो दिक्कत है, बच्ची जब स्कूल जाता है वो भी 5-6 किलोमीटर, और यहाँ रोड नहीं बना है। ज़्यादातर तो बरसात के दिनों में ज़्यादा दिक्कत होता है। यहाँ अगर रोड बनता तो बहुत अच्छा होता। सबसे पहले सरकार से, जिला प्रशासन से अनुरोध होगा कि ऐसे जगह का जहाँ यातायात का सुविधा नहीं है, वहाँ रास्ता, यातायात का सुविधा के लिए रास्ता तैयार कर दिया जाए, ताकि लोगों का यातायात का साथ बाकी विकास भी हो और दिल दिमाग भी विकसित हो सकेगा। लोगों के से कांटेक्ट नहीं रहेगा तो कांटेक्ट लेस आदमी का क्या हालत होता है सब हम लोग जान रहे हैं। गांव की सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं, विकास की पहली सीढ़ी होती हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी इन गांव वालों को मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना पड़ रहा है। डीडी न्यूज़ के लिए पूर्वी सिंहभूम से कुणाल की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर जवानों और वीर नारियों के प्रति प्रकट की कृतज्ञता। सशस्त्र बलों के अदम्य साहस और संकल्प को सराहा। कोष में योगदान की अपील। विधानसभा में कल पेश होगा अनुपूरक बजट। सत्र को लेकर रणनीति का पर मंथन का दौर। राज्य मंत्रिपरिषद की भी कल महत्वपूर्ण बैठक। झालसा की पहल पर रांची में न्यायिक अधिकारियों को मध्यस्थता के संबंध में दिया गया विशेष प्रशिक्षण। झालसा का विवादों का मध्यस्थता से निपटारे पर जोर। और समूचे राज्य में सर्दी का सितम। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे। गुमला, खूंटी और रांची में पारा 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे लुढ़का।